Hello everyone, so I hope you all are doing well. Today I will start the second unit of Pharmaceutical Organic Chemistry second, and in this lecture we are going to cover the first topic, that is phenol. In this phenol topic we have to study acidity of phenol, effect of substituent on acidity, qualitative test, structure and uses of phenol, cresol, resorcinol and naphthols. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे फिनॉल टॉपिक से। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार क्वेश्चन पूछा है कि वाई फिनॉल इज़ एसिडिक, और फिर उसके बाद पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ फिनॉल, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सिनॉल, मेंशन 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल, इसको 2 बार पूछा गया है। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रिसॉल एंड रिसोर्सिनॉल। फिर उसके बाद 10 मार्क्स में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ पढ़नी है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पढ़ना है कि फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होने वाला है, वो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस शो करने वाला है। उसके बाद फिनॉल एसिडिक क्यों है, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऊपर। और उसके बाद जो 4 इसमें कंपाउंड्स दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। और एक छोटा सा टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो ये रहा फिनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल के स्ट्रक्चर में क्या है, एक बेंजीन रिंग है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इधर मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे हमें अगर फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बेंजीन रिंग, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, और हम लोग यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे लगा देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये बन गया हमारा फिनॉल। तो आइए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि ये फिनॉल होता क्या है। तो फिनॉल इज़ अ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन विच 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप। एंड फिनॉल इज कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6OH। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, सपोज मैंने यहाँ इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है OH से, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिनॉल बन जाएगा, यहाँ आ गया OH और यहाँ से ये वाला H रिमूव आउट हो गया, ठीक। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है कि C6H6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। ये रही हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ पे अटैच है एक OH ग्रुप। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो हम लोग लिख देंगे C6। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। और इस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, इस पे हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके ये वाला ग्रुप लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे, H6 होंगे। 5 हाइड्रोजन इस मतलब इन 5 पोजीशन के जो हाइड्रोजन्स होंगे उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे और एक हाइड्रोजन इसे ले लेंगे। और यहाँ पे आ गया O आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। ये भी सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, काउंट कर लेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो जाएंगे, वही हो गया, ओके। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फिनॉल की। तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर। जो फिनॉल है हमारा वो वीकली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब इसका pH है अराउंड 5 to 6 के अराउंड है
ऐसा ही कुछ है। और उसके बाद है इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। तो जो सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर होता है सुटिक्स में ये हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि अलग अलग पैरामीटर होता है। कोई सॉल्यूट होता है जो कि फ्रीली सॉल्यूबल होता है, कोई सॉल्यूबल होता है, कोई होता है कि वेरी सॉल्यूबल होता है, ऐसे ही एक है स्पेरिंगली सॉल्यूबल। तो ये सुटिक्स का एक टर्म है, यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अब हम लोग देख लेते हैं रेजोनेंस इन फिनॉल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा आसान तरीके से मैं इसे समझा सकूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं फिनॉल के। तो क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप अटैच है तो O के पास 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जो हमारा फिनॉल है उसका जो लोन पेयर है वो जो है रिंग के साइड में उतरने लगता है। तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ से लोन पेयर हटा हुआ है इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो अब यहाँ से उठ के इस वाले बॉन्ड पे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे मैंने शो किया है रेड कलर से, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज आया था उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा और लास्ट में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएंगे और हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस फिनॉल का दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये फिनॉल है। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है। कोई अंतर है यहाँ पे? अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के, मतलब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन और ये उसके बगल जो दूसरा कार्बन था उसके बीच था। तो दूसरा वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से बॉन्ड हट के उसके बगल वाले कार्बन से बन जाता है। तो मतलब जो सारे हमारे डबल बॉन्ड से पहले वाले स्ट्रक्चर में वो यहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। ये वाला उठ के इस पे आ जाता है, ये वाला इस पर और ये वाला इस पर। तो जब ऐसा होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हम लोग आइए देख लेते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना फिनॉल और मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ फिनॉल के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से वैलेंसी ना डिस्टर्ब हो इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में शो कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से एक डबल बॉन्ड हट गया इस वजह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, है ना। और ये दोनों बॉन्ड्स वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के साथ आ गया तो यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड जो था वो वैसे के वैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, इस जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा
और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड वैसे के वैसे बन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये प्रोसेस फिर से होगी और यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बना हुआ डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और लोन पेयर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड था बट यहाँ पे बॉन्ड हट गया है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ बॉन्ड आ गया है और यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, मतलब पोजीशंस शिफ्ट हो गई हैं आपस में। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस। और जिसको भी ये रेजोनेंस नहीं समझ में आया होगा तो अगर आपको ये देखना है, समझना है, तो यही वीडियो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे कई सारी मेथड्स दी गई हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला मेथड है डाउ प्रोसेस, उसके बाद है सैंडमेयर रिएक्शन, उसके बाद है फ्रॉम क्यूमीन, उसके बाद है फ्रॉम सल्फोनिल बेंजीन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम फिनोलिक एसिड। तो ये कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं या कुछ कुछ मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन, एक एक यहाँ पे जितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस दी गई हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि पहली मेथड है डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस से हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग मैंने लिखा है फ्रॉम हेलो एरीन। तो पहले हेलो एरीन क्या होता है इसको एक बार जान लेते हैं। हेलो एरीन वर्ड बना हुआ है 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, जहाँ पे एक वर्ड है हेलो और दूसरा है एरीन। हाँ, तो यहाँ हेलो मतलब है कि हेलोजन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा, और एरीन का मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग, जैसे कि हमारी सबसे कॉमन बेंजीन रिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, डाउ प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, उसके साथ रिएक्शन होता है हाई प्रेशर पे और यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट होता है डाईफिनाइल ईथर। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बन के तैयार हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग डाइल्यूट HCl से जब ट्रीट करते हैं तो फिनॉल बनता है। यहाँ पे देखिए डाइल्यूट HCl हमने ली है, डाइल्यूट HCl ली, तो इससे क्या हुआ कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन को जब हमने ट्रीट किया डाइल्यूट HCl से तो यहाँ पे बन गया फिनॉल। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउ प्रोसेस। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने लिया था क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट होने वाला है डाईफिनाइल ईथर, वो ले लेते हैं और यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई रहता है। हाँ, तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है ONA। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब है कि जो बेंजीन रिंग थी वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सोडियम एटम भी आके अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अब इसको हम लोग जब डाइल्यूट HCl एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारा फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा OH। यहाँ से डाइल्यूट HCl से H यहाँ पे आ गया और NaCl निकल जाता है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ मैंने सीक्वेंस में दिखाई है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो कि होने वाला है सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट
और उससे प्रिपेयर करते हैं फिनॉल को। तो डाईएजोनियम सॉल्ट का क्या मतलब हो गया, तो पहले समझ लेते हैं डाईएजोनियम का क्या मतलब है। डाईएजोनियम, तो यहाँ डाई का मतलब होता है 2, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, और नियम यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो डाईएजोनियम इसको बोलते हैं, यही है डाईएजोनियम, इसको बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट लिए हुए हैं। तो यहाँ डाईएजोनियम सॉल्ट हमारा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट लेते हैं और इसको हम लोग वाटर के साथ जब बॉईल कर देते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देख लेते हैं कैसे बन रही है हमारी डाईएजोनियम सॉल्ट, जो कि है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ बेंजीन रिंग लिया है हमने और यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन के साथ 2 नाइट्रोजन एटम, जिसके ऊपर है प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्लोरीन भी साथ में अटैच्ड है। ये सॉल्ट फॉर्म है। तो ये वाला हमारा बन गया सॉल्ट। हाँ, अब इसको हम लोग बॉईल कर देंगे वाटर में। तो बॉईल करने से बन जाता है हमारा फिनॉल। बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिया है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और उसको वाटर के साथ बॉईल करने पे हमको फिनॉल मिल जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ ही साथ HCl रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये रही हमारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि है फ्रॉम बाय सैंडमेयर रिएक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने वाली है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है, क्यूमीन है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये पूरी मेथड क्या होने वाली है। तो जब कोई ग्रुप है जिसमें एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हों और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और एक वैलेंसी खाली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। अब अगर यही आइसोप्रोपिल ग्रुप जाके बेंजीन से अटैच हो जाए तो क्या होता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, या फिर इसे हम क्यूमीन भी बोल सकते हैं। तो ये है सिंपल सा स्ट्रक्चर है क्यूमीन का। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू peroxide named cumene hydroperoxide. It when reacts with aqueous acid gives phenol. तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्यूमीन लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जब उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है तो एक पेरोक्साइड बनता है जिसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ना, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस एसिड के साथ कर देते हैं तो हमारा फिनॉल बनके तैयार हो जाता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने लिया आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये रही हमारी क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसका हम लोगों ने करा दिया ऑक्सीडेशन। तो पेरोक्साइड बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन था उसके साथ जो H अटैच था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 H आके अटैच हो जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक, अब क्या होगा, हम लेंगे कोई एक्वस एसिड। अब इसका जो ये हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना है ना, इसको ट्रीट कर देंगे इस एक्वस एसिड से, तो हमारा फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा फिनॉल, और यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ये इतना पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो ये क्या है पोर्शन, ये है एसीटोन।
या इसको हम लोग प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और ये हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नोट्स में कैसे है। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमने लिया क्यूमीन, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करा दी गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बन गया यहाँ पे बन गया परऑक्साइड बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब क्या होगा, इसको हम लोग किसी एक्वस एसिड से ट्रीट करेंगे। तो जब एक्वस एसिड से ट्रीट किया गया इसको, तो हमारा फिनॉल बन गया और यहाँ से एक कीटोन पार्ट रिमूव आउट हो गया, जो कि यहाँ पे हम लोग प्रोपेनोन देख रहे हैं। तो प्रोपेनोन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, जो कि होगी फ्रॉम सल्फोनिल बेंजीन। सल्फोनिल ग्रुप का मतलब है SO3H, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हैं ये SO3H है, तो इसी ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनिल ग्रुप। अब अगर ये बेंजीन से जाके अटैच हो गया तो इसको हम लोग बोल दिए सल्फोनिल बेंजीन। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में ऐसा है कि जब सल्फोनिल बेंजीन होता है जो, वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना है ना, अब इसको हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। जैसा कि हमने डाउ प्रोसेस में भी देखा था कि जो सोडियम फिनॉक्साइड बना था उसको HCl के साथ ट्रीट किया गया तो फिनॉल बन गया। ऐसा ही सेम इसमें भी है, बट यहाँ पे जो प्रिकर्सर है वो हमने डिफरेंट लिया है और वहाँ पे हम लोगों ने दूसरा लिया था। यहाँ सल्फोनिल बेंजीन है और वहाँ क्लोरोबेंजीन था, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सल्फोनिल बेंजीन और डाउ प्रोसेस दोनों सेम हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये कुछ इस तरीके से। हम लोग अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो RMgX इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R जो है ये एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो सकता है। एल्किल का मतलब हो गया सिंपल, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया। और एरिल मतलब क्या हो गया, अगर बेंजीन रिंग लग गई है इस Mg से तो उसे बोलते हैं। और यहाँ X का मतलब है हमारे हेलोजेंस, जो कि है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, है ना। तो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फेनाइल यहाँ पे हमारा R ग्रुप है, मतलब इसी जो बेंजीन रिंग बनती है उसी को हम लोग फेनाइल रिंग बोल रहे हैं। यहाँ मैग्नीशियम तो रहेगा ही और ब्रोमाइड यहाँ पे हमारा हेलोजन है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको जब हमने ट्रीट किया है ऑक्सीजन से तो हमको ये प्रोडक्ट मिला जो कि है फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फिनॉल। एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। इसका हमने कर दिया ऑक्सीडेशन तो हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। अब अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाना। तो क्या होगा, ये H2O है ना, तो ये H+ और OH के फॉर्म में यहाँ से रिमूव आउट होगा। यहाँ से क्या होगा, ये वाला ब्रेक होगा बॉन्ड और यहाँ पे ये H+ जाके O से बॉन्ड बना लेगा और Mg से OH- जाके बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ हमारा फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। जो हमारा जैसे यहाँ पे O और MgBr जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक। तो O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब
और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम हमारा मेटल है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो वाटर है वो हाइड्रोलिसिस कराएगा किस तरीके से, तो पहले जो वाटर है वो H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास H+ चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा फिनॉल, और उसके बाद जो बचा हुआ है MgBr, इससे लग जाएगा OH, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव था इसके पास नेगेटिव था, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट फिनॉल। यहाँ से इस तरीके से बन के प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो इसमें हम लोग को देखना है कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि फिनॉल शो करता है, उसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली क्लास है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, और तीसरा है रिएक्शंस स्पेशल रिएक्शंस। तो हम लोग अब 1 बाय 1 देख लेते हैं इसको कि इसमें क्या होने वाला है, पर उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं ये ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है। तो ये है हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग है और एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे 2 क्लासेस, पहली दूसरी क्लासेस इस वजह से डिवाइड करी हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो इस पर फोकस करेगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो यहाँ बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर होंगी, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से 2 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फिनॉल इज रिएक्टिव एंड गिव वेरियस रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्शंस हमारा फिनॉल शो कर रहा है, ये है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ग्रुप अगर रिएक्शन शो कर रहा है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कौन कौन सी रिएक्शंस या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल इज वीकली एसिडिक इन नेचर, इट इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल बट लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से ये पता लग रहा है इस लाइन से कि जो फिनॉल है हमारा, फिनॉल थोड़ा एसिडिक नेचर का है, पर इसमें क्या है कि ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक तो है, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते क्या कह रहा है कि फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH इट गिव्स सॉल्ट। तो ये तो हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं पता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी होती है कि जहाँ पे जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ जब अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो क्या होता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो जा रहा है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि फिनॉल हमारा एसिडिक है या नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल सा हमारा फिनॉल लेना है और इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे कि NaOH। अब क्या होगा कि अगर यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया तो ये एसिडिक नेचर का है, अदरवाइज ये अगर यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ और वाटर नहीं रिमूव आउट हुआ तो ये एसिडिक नेचर का नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया जो कि है सोडियम फिनॉक्साइड। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से हमें पता लगा कि भाई जो हमारा फिनॉल है वो केमिकली एसिडिक नेचर का है। इसी वजह से जब इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराई गई तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया और वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसने रिएक्शन दी तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होने वाली है।
तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड जो कि है RC++OCl, तो इट फॉर्म्स एस्टर। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर जो हमारा फिनॉल है, ये सपोज ये हमारा फिनॉल है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी RCOCl या CH3COCl, तो ये एसिड क्लोराइड है। अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ फिनॉल के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा एस्टर। ये है हमारा एस्टर, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिएक्शन में भी दिखाया गया कि यहाँ पे फिनॉल था और उसने रिएक्शन कर ली एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये OCO, ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन व्हेन इट इज हीटेड विद जिंक डस्ट। तो जब हम लोग फिनॉल को हीट कर देते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो वहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ OH, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन की बेसिस पे देखे। तो एक तो फिनॉल एसिडिक नेचर का है क्योंकि उसने NaOH के साथ रिएक्शन करी। उसके बाद ये जो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके। और तीसरा है कि अगर इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक डस्ट के साथ करा देते हैं, तो यहाँ पे फिनॉल से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो सेकेंड रिएक्शन होने वाली है, जो कि बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्शंस होने वाली हैं। तो उसको आइए देख लेते हैं क्या है। The OH group of phenol is activating group, so it activates the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction at ortho and para position। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऐसा देखा था कि जो कुछ मतलब सब्स्टिट्यूएंट को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल था हमारा OH ग्रुप का। तो वही बता रहा है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये क्या कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन कराना चाह रहे हैं फिनॉल पर, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा कि जो हमारा नया सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने हैलोजिनेशन में ब्रोमीन को लिया है, तो ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो लेकिन इसकी भी कंडीशन है। हैलोजिनेशन अगर हम लोग इस तरीके से हैलोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा। और एक दूसरी कंडीशन है उसके उस कंडीशन में रख के अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो या तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा और या तो फिर वो पैरा पे जुड़ेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म्स। तो कब हमारा एक ही फिनॉल पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके जो है ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, जब हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे होंगे ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर से जब हमने रिएक्शन कराई है फिनॉल की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया है ब्रोमीन ग्रुप ने। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन वाटर से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इफ ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, तो बनता क्या है हमारा मोनोब्रोमोफिनॉल। तो क्या कह रहा है कि जब हम लोग ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराते वक्त कोई ऐसा कैटलिस्ट ले लेते हैं जैसे कि CH2 या CCl4, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम लोग फिनॉल की ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे
तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल बनेगा, या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर मैंने फिनॉल की ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सिंगल कंपाउंड बनेगा और उस सिंगल कंपाउंड पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ब्रोमीन ग्रुप ऑक्यूपाई कर लेगा और इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। हाँ, मैंने यहाँ पे नंबरिंग बताना मैं भूल गई। तो यहाँ पे OH को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो OH है हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया 2 पे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इस वजह से ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसी को पोजीशन हम लोग ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं 2, 4, 6 से। तो कोई कह सकता है कि हम इधर से भी तो चल सकते हैं, तो बिल्कुल चल सकते हैं। तो भी यही होगा कि यहाँ पे 1 देंगे तो ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 6, 4, 2 ऐसा नहीं लिख सकते, 2, 4, 6 ही लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग इधर से अगर स्टार्ट करेंगे काउंटिंग तो ये 2 हो जाएगा, और अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने ब्रोमिनेशन कराई है फिनॉल की, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे CH2 या CCl4, इनकी प्रेजेंस में अगर हमने करा दी है ब्रोमिनेशन, तो हमें या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा या फिर पैराब्रोमोफिनॉल। दोनों एक साथ एक ही कंपाउंड में नहीं मिलेंगे, अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेशन। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 इट गिव्स मोनोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ नाइट्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि ब्रोमिनेशन में हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी फिनॉल की, तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल अलग अलग मिलेगा। लेकिन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सिर्फ यहाँ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो यहाँ 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, और अगर मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया तो जैसे हमने ब्रोमीन वाटर से उसकी फिनॉल की रिएक्शन कराई थी तो प्रोडक्ट मिला था, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो वही सेम यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो गई हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, कहाँ पे क्या कैटलिस्ट लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड ओनली पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब हम सल्फोनेशन रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, वो भी पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो ये रहा फिनॉल, ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे नाम चेंज इसलिए हो गया है क्योंकि हाइड्रोक्सी अगर OH ग्रुप है और सल्फोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी हम लोग सल्फोनिल ग्रुप को देंगे। इसी वजह से ये यहाँ पे एक प्रीफिक्स के तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर लिए, हाइड्रोक्सी इसीलिए लगा दिए कि पैरा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस की बात हम लोग करेंगे। पहली है कोलवे रिएक्शन और दूसरी है राइमर टाइमन रिएक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी 12th क्लास के लिए, बट अभी तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। फिर क्या होता है कि जब पहला स्टेप क्या बता रहा है कि जब फिनॉल की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार हो जाता है। व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CO2 सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो क्या कह रहा है कि जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग, या इसको हम लोग CO2 से ट्रीट कर देते हैं, या इसकी रिएक्शन हम लोग CO2 से करा देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सैलिसाइलिक एसिड क्या है, इसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है कि ये जो OH ग्रुप था बेचारा, अभी पहले ये जो है प्रायोरिटी हुआ करता था, यहाँ पे भी साइडलाइन हो गया, क्योंकि एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करते हैं IUPAC में। तो जो अगर हम लोग के पास
कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट है तो हम लोग प्रायोरिटी इसको देंगे ना कि इसको, तो इस वजह से ये प्रीफिक्स बन जा रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। हाइड्रोक्सी पहले लगा दिया है, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये पूरा कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये जो सैलिसाइलिक एसिड है ये एस्प्रिन बनाने के काम आती है, डिस्प्रिन सबने सुना ही होगा, तो ये आगे हम लोग को मिलेगा भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 को बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, तो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि हमने फिनॉल लिया, उसकी रिएक्शन करा दी हमने क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो NaOH भी हो सकता है और वो KOH भी हो सकता है। तो जब ये हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसल्डिहाइड है, इसको हम लोग ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अगर IUPAC नेमिंग की बात करी जाए तो ये है 2 हाइड्रोक्सी ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों मतलब जो कंपाउंड बन रहे हैं लगभग सेम बन रहे हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है और यहाँ पे एसिड ग्रुप लग गया है, बस इतना सा फ़र्क है, इसलिए ये सैलिसाइलिक एसिड हो गया और ये वाला हो गया सैलिसल्डिहाइड। तो ये ये फिनॉल की रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाई फिनॉल इज़ एसिडिक। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं क्या होने वाला है। फिनॉल इज़ वीकली एसिडिक कंपाउंड, इट इज़ मोर एसिडिक दैन एलिफेटिक एल्कोहल बट लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है बट वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो वीक एसिड है, क्योंकि मैंने pH बताया था ना कि 5 to 6 के अराउंड होता है, तो इस वजह से ये वीक एसिड है बट एसिडिक नेचर तो आएगा ना। और इसमें यहाँ मैंने ऑर्डर भी लिख दिया एसिडिटी का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि उसके नाम में ही एसिड है तो वो तो एसिडिक होगा ही, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। फिर कहीं फिनॉल है, उसके बाद वाटर है और सबसे लास्ट में हमारा अल्कोहल है, सबसे लेस एसिडिक है अगर इन चारों में देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो इस वजह से ये हो गया हमारा एसिडिटी का ऑर्डर। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एसिडिक है क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है वाई फिनॉल इज एसिडिक, वाई फिनॉल इज एसिडिक। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है। देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल। द pH ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फिनॉल रेंजेस बिटवीन 5 to 6। तो मैंने बताया था ना कि pH जो है इसका 5 से 6 है, तो वही यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और इट ऑल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो लिटमस पेपर भी हम लोग यूज़ करते थे स्टार्टिंग में, जब हमको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी तो एसिड बेस जब आता था तो पहले लिटमस पेपर की ही बात हुआ करती थी कि मतलब अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर बेस है तो वो जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो उस तरीके से हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकली टाइप। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड जो हमारा वो है पॉइंट। लाइक अदर एसिड विच रिएक्ट विद द बेस गिव्स सॉल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत ऐसा होता है। तो फिनॉल भी व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद द बेस लाइक NaOH और KOH इट गिव्स सॉल्ट फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जैसे अदर एसिड्स होती हैं और वो जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वैसे ही जो फिनॉल है हमारा, फिनॉल भी एसिडिक है, इसी वजह से जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है ना तो ये भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि है सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड भी हो सकता है, जो भी हमने बेस लिया है उसके अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पे थर्ड पॉइंट बता रहा है कि जैसे अदर एसिड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करती हैं वैसे ही हमारा फिनॉल भी है, वो भी एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इस वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दे रहा है। तो ये उसको जस्टिफाई करने के लिए है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक और पॉइंट है कि लाइक अदर एसिड्स फिनॉल रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम और पोटेशियम टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा कहा जाता है कि जो और एसिड्स होती हैं जब वो मेटेलिक सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं। तो वैसे ही हमने जब फिनॉल को रिएक्ट कराया मेटेलिक सोडियम या मेटेलिक पोटेशियम के साथ
तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि ये आपस में रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ से पता लगा कि भाई हाँ भाई फिनॉल तो एसिडिक है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछते हैं लोग कि भाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, लेकिन क्यों? क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो दोनों में OH ग्रुप लगा हुआ है, बस यहाँ रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे चेन प्रेजेंट है। क्या अंतर है? जो फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो सेम ही है ना। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों फिनॉल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये एसिडिटी क्या है। तो एसिडिटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू डोनेट H+। तो कोई भी कंपाउंड हम लोग शुरू में पढ़ते हैं ना कि अगर कोई कंपाउंड H+ रिलीज कर रहा है तो वो है एसिड, और अगर वो OH- रिलीज कर रहा है तो वो है बेस। तो उसी डेफिनेशन से यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसिडिटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू डोनेट अ प्रोटॉन and any acid is said to be more acidic if its conjugate base is highly stabilized। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि जो एसिडिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड है जो H+ को रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। लेकिन अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनी एसिड इज सेड टू बी मोर एसिडिक। कोई एसिड है उसको हम लोग ज़्यादा एसिडिक तब बोलेंगे जब उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अब कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई एसिड ले ली, मैं यहाँ एक रियल एग्जांपल ही ले लेती हूँ, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब ये एसिड क्यों कहलाएगी? जब ये H+ को रिलीज करेगी। तो यहाँ पे H+ अगर रिलीज होगा तो क्या बचेगा? यहाँ से एक H+ हटा दिए तो क्या बचेगा? HSO4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ से एक H+ रिमूव आउट हो गया है। तो ये जो रिलीज हुआ इस वजह से ये कंपाउंड एसिड है। लेकिन अब ये जो कंपाउंड हमारा बचा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस का मतलब है कि वो एंटिटी जो H+ रिमूव आउट होने के बाद बच जाए। यहाँ हम HCl का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि HCl भी तो हमारी एसिड है ना। तो HCl तो एक छोटा सा कंपाउंड है, इस वजह से यहाँ पे Cl- बचेगा और यहाँ से H+ अगर रिमूव आउट हो जाएगा तो ये जो Cl- बच गया ना, इसी एंटिटी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये वीक है तो ये एसिड भी वीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ तो मैंने बस ऐसे सिंपल दिखाने के लिए लिख दिया कि अगर AH एक एसिड है तो यहाँ A- बचेगा, तो यहाँ पे A- बचेगा और ये H+ यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, और जो ये A- बचा है इस पूरे कंपाउंड से उसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे ही मैंने अल्कोहल और फिनॉल दोनों के लिए दिखा दिया है कॉन्जुगेट बेसिस क्या होने वाले हैं। तो अगर अल्कोहल के लिए अगर देखा जाए तो ये अल्कोक्साइड आयन बचेगा, और फिनॉल के लिए देखा जाए तो ये फिनॉक्साइड आयन बच जाता है, उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख के भी दिखा दिया है कि अगर अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कोक्साइड आयन, और हमारे फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे फिनॉक्साइड आयन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके ये अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस की और फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस की। तो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल दैट इज alkoxide ion have negative charge on oxygen atom which is localized and make the conjugate base less stable। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो अल्कोहल से हमारा अल्कोक्साइड आयन बचा जो कि कॉन्जुगेट बेस है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट बेस है हमारा वो लेस स्टेबल हो जा रहा है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारे फिनॉल के साथ क्या हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है कि बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज लोकलाइज्ड इनसाइड द बेंजीन रिंग दैट स्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन।
अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ हो रहा है ऐसा कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। पहले तो हमारा फिनॉक्साइड आयन बना, सपोज़ ये देखिए यहाँ से फिनॉल था, यहाँ से हमारा फिनॉक्साइड आयन बना जो कि कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है ना, ये रिंग के अंदर भी उतर सकता है, तो जिससे क्या हो रहा है कि ये डीलोकलाइज हो जा रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग ये फिनॉक्साइड आयन का जो ऑक्सीजन एटम है वो भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जा रहा है। इसी वजह से अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन की, तो फिनॉक्साइड आयन हमारा मोर स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस भी एक बार देख ही लेते हैं। रेजोनेंस यहाँ पे मैंने शो किया है, ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज था। वैसे यहाँ से समझ नहीं आएगा, मैं इसमें बताती हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन ले लिया है मैंने, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में उतर जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये आके डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चला आएगा। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा, यहाँ बन गया है डबल बॉन्ड और इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड वैसे के वैसे बने हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उठ के इधर चला आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब ये यहाँ पे आने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे बन गया एक डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो वो यहाँ हमने शो कर दिया है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया। अब हमारा जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, ये वाले बॉन्ड और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया है तो ये एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ फिर से रिपीट करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से बार बार ये चीज़ होती रहेगी। ये ऑक्सीजन यहाँ से उठेगा फिर ऐसे रोटेट करेगा, तो मतलब कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही एटम पे बैठा नहीं है, सारा भार एक एटम के ऊपर नहीं आ रहा है, ये पूरा लोकलाइज्ड है, ये घूम रहा है इधर उधर, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन जो हमारा एल्कोक्साइड आयन था, एल्कोक्साइड आयन पे क्या हुआ, ये इसी ऑक्सीजन के ऊपर ही बैठा रह गया, जिस वजह से क्या हुआ कि ये लेस स्टेबल हो गया। तो इसी वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना, फिनॉक्साइड आयन वाला जो है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, लेकिन एल्कोक्साइड आयन के पास रेजोनेंस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसी वजह से जो हमारा फिनॉल है वो मोर एसिडिक है और अल्कोहल लेस एसिडिक है। तो यहाँ मैंने वही लिख दिया है कि दस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन एल्कोक्साइड आयन, दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। तो ये पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये हमारा जो फिनॉल है वो एसिडिक है, और अगर एसिडिक है भी तो वो जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अगर हम लोग अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल पे अटैच करेंगे तो वो हमारे फिनॉल की जो एसिडिटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कि यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट आके लगा है ये एसिडिटी को इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज़ अफेक्टेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फिनॉल के ऊपर
सब्स्टिट्यूएंट आके लगता है बेंजीन रिंग पर, वो फिनॉल की एसिडिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए अल्टीमेटली फिनॉल की एसिडिटी को भी अफेक्ट कर रहा है वो। तो द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो अब यहाँ पे हमें नेचर के बारे में पढ़ना है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होने वाले हैं उनका क्या नेचर है। तो अगर हम लोग नेचर की बात कर लें तो इनके पास दो तरीके का, मतलब हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दो नेचर के हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग एंड स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन। तो अगर सपोज मैंने किसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, फिनॉल की रिंग है, मतलब फिनॉल है और फिनॉल पे मैंने लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमारा फिनॉल, ठीक। अब फिनॉल पे मैंने लगा दिया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप। तो इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये जब नाइट्रो ग्रुप इस रिंग से लग गया तो जब ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना, तो ये रिंग जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो ये ग्रुप इस रिंग को स्टेबलाइज कर देगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब है फिनॉल मोर एसिडिक होगा। इसीलिए बोल दिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो हमेशा हमेशा जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वही चीज़, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसका यही मतलब है कि अगर हमने फिनॉल रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो उससे क्या होगा कि फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही सेम मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, और यहाँ पे ऐसे लिख के भी दिखा दिया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। पहला एग्जांपल है नाइट्रो ग्रुप, ऐसे साइनाइड ग्रुप है, CF3 ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, और लास्ट में है हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा ग्रुप होने वाला है। वो होने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग एंड मेक द फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो जो है हमें ऐसा ग्रुप लगाना था कि जो हमारे रिंग के अंदर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मोर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, और लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उस रिंग में छोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है फिनॉक्साइड आयन जो हमारा बना था कॉन्जुगेट बेस वो लेस स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं कि CH3 हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, NHR, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और अगर यहाँ पे फिनॉल के साथ ये ग्रुप्स अटैच हो गए ना तो ये उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब हमको डिस्कस करना है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। तो ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अभी तक कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, तो क्या पता हाई चांसेस है ना कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, 2 मार्क्स में पूछा भी जा चुका है, तो क्या पता इस बार एग्जामिनर इसको जो है 7 मार्क्स में पूछ ले किसी क्वेश्चन के साथ, तो इसको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या पढ़ेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो क्वालिटेटिव टेस्ट का क्या मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट में, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग एश्योर करते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं फिनॉल के साथ। जैसे हमें फिनॉल के लिए करना है तो हम फिनॉल के साथ करेंगे, ये एश्योर करने के लिए कि जो हमने केमिकल कंपाउंड लिया है वो फिनॉल ही है या कोई और कंपाउंड तो नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको डिस्कस करना है आगे, तो ये जो फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन होगा वो स्पेसिफिक है।
अगर मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ कोई और सपोज यहाँ बेंजीन ले लिया फिनॉल के साथ, तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है फिनॉल के साथ, वो रिएक्शन बेंजीन नहीं शो कर सकती या कोई और कंपाउंड नहीं शो कर सकता है। ये फिनॉल की अपनी एक स्पेसिफिक रिएक्शन होने वाली है। इसी वजह से इसको हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं कहते हैं, और इसको परफॉर्म करते हैं ये जानने के लिए कि हमने जो कंपाउंड लिया है वो फिनॉल ही है या कोई और कंपाउंड तो नहीं लेके आ गए। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रोमीन वाटर इज ऑरेंज और ब्राउन इन कलर। ठीक, तो यहाँ मैंने ब्राउन कलर से इसको बना भी दिया है ऐसे ही जानने के लिए। तो इफ़ वी ऐड फिनॉल टू इट, तो इमीडिएट डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर अकर एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म्स। तो वैसे तो मैंने ये हम लोगों ने ये रिएक्शन भी देखी थी, तो वही इसके लिए जो है क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी वो रिएक्शन इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी काम आ रही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सपोज हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर का कलर है ब्राउन कलर। अब अगर हमने उसमें कोई ऐसा केमिकल डाला जिसकी वजह से वो जो ब्राउन कलर हमको शो हो रहा था अब वो डीकलराइज हो गया, मतलब अब कलरलेस हो गया, और वहाँ पे वाइट कलर का कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जैसे हमने कोई बीकर लिया, वहाँ बीकर में कोई रिएक्शन हुई और वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, तो प्रेसिपिटेट का मतलब है कि कोई ऐसे कंपाउंड जो है उस बीकर के बॉटम पे जाके बैठ जाए, ठीक, सॉलिड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई, ब्रोमीन वाटर की किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराई, और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने वो कंपाउंड डाला उसका कलर उड़ गया, वो जो है कलरलेस हो गया, और वहाँ नीचे बॉटम पे देखा गया तो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमने जो कंपाउंड लिया है वो फिनॉल है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन फिनॉल ही ब्रोमीन वाटर के साथ शो करता है। तो यहाँ ब्राउन कलर से देखिए एकदम कलरलेस हो गया है, ये कलरलेस हो गया, और यहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। जो वाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रेसिपिटेट बना हुआ है। ठीक, तो ये आई थिंक समझ में आया होगा कैसे हो रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन हुई तो क्या हो रहा है, फिनॉल उसको डीकलराइज कर देता है। अब नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है लिबरमैन टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, हीट फिनॉल विद सोडियम नाइट्राइट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, देन इट इज़ डाइल्यूटेड विद वाटर एंड ऐड NaOH, तो डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर अपीयर्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हमने लिबरमैन टेस्ट किया, वहाँ पे हमने फिनॉल को हीट कर लिया सोडियम नाइट्राइट और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और फिर मतलब सोडियम नाइट्राइट और कंसनट्रेटेड H2SO4 को फिनॉल में मिक्स करके हीट करें, और उसके बाद इसको डाइल्यूट कर लिए वाटर के साथ, और फिर लास्ट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर दिया। तो अगर ये कलर अपीयर हुआ डीप ब्लू कलर या डीप ग्रीन कलर अपीयर हुआ, तो समझ लो कि भाई हमने जो कंपाउंड लिया था वो फिनॉल था। ठीक, अब नेक्स्ट है एजोडाई टेस्ट। तो इसमें क्या है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद डाईएजोनियम सॉल्ट इन एल्कलाइन मीडियम इट गिव्स ब्राइट कलर्ड एजोडाइज। डाई का मतलब समझते हैं ना सब लोग, कलर्स को बोलते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसी भी डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं तो ब्राइट कलर के कुछ कंपाउंड बनते हैं जिसको हम लोग एजोडाई बोलते हैं। ऐसे हमारा लास्ट टेस्ट होने वाला है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होगा, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 इज एडेड टू फिनॉल कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर फॉर्म। मतलब जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं या फिनॉल के अंदर हम लोग FeCl3 को ऐड करते हैं तो कोई कलर्ड जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसका कलर हो सकता है या तो वायलेट या फिर ब्लू हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमने जो कंपाउंड लिया जिसमें हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया वो फिनॉल है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड है हमारा फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आई होप आप सबको याद हो चुका होगा। बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H5OH। ऐसा क्यों, यहाँ पे बेंजीन रिंग है फिर भी यहाँ पे H5 क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से सपोज हमने यहाँ पे OH लगाया है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था
उसको रिप्लेस करके ये OH ग्रुप आया है। तो इसीलिए हम लोग इसको C6H5OH भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6O। तो दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ वीकली एसिडिक इन नेचर, वीक एसिडिक है, मतलब वीकली एसिडिक नेचर का है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्यूबल है। इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इट इज़ आइदर कलरलेस लिक्विड और वाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये जो है सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर ये लिक्विड है तो ये कलरलेस होगा, और अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो ये वाइट कलर का होगा रूम टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट है इसके यूजेस, तो यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट इज़ ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट, तो ये एक तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और इसको डिसइंफेक्टेंट की तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट जैसे हम लोग जो घर में फिनाइल यूज़ करते हैं वो फिनॉल ही होता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर इंक, इंक के लिए प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस ड्रग्स लाइक सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन। तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी ना, हमने पढ़ी थी रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में हमने देखा था ना सैलिसाइलिक एसिड बन रही थी, तो वहाँ से मतलब फिनॉल लिए थे, तो उससे हम लोग रिएक्शन करवाए थे, तब जाके सैलिसाइलिक एसिड बनी थी। ये सैलिसाइलिक एसिड को भी हम लोग यूज़ करते हैं, और इसी सैलिसाइलिक एसिड से हम लोग एस्प्रिन भी बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो फिनॉल है वो सैलिसाइलिक एसिड और एस्प्रिन दोनों का प्रिकर्सर के तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिनॉल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग क्रीम एंड हेयर कलर्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी फिनॉल का बहुत सारा यूजेस है, जैसे कि सनस्क्रीन में इसको यूज़ किया जाता है, स्किन लाइटनिंग क्रीम में भी यूज़ करते हैं, और हेयर कलर्स जो हम लोग कहते हैं डाई, नॉर्मल लैंग्वेज में डाई बोलते हैं ना, तो उसको भी प्रिपेयर करने के लिए फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एक्सफोलिएंट दैट रिमूव द डेड स्किन। इसको लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा ना कि स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है, तो वो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। तो एक्सफोलिएंट्स में भी फिनॉल को यूज़ करते हैं, तो आज से आप लोग जान लो। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट शायद सबको पता होगा, जैसे हमारे कुकर में होता है ना, जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, जिस पे मतलब कितना भी हीट कर लो बट उस पर उसको पकड़ो तो हीट हमको जो है महसूस नहीं होती है। तो ये बेकलाइट का फॉर्मेशन जब होता है तो वहाँ पे भी फिनॉल का कुछ रोल होता है। और नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है क्रिसॉल। क्रिसॉल का क्या मतलब है कि जब हमारे फिनॉल के ऊपर एक CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाए। तो वैसे तो क्रिसॉल का ये स्ट्रक्चर है, बट ये एक स्ट्रक्चर यही सिर्फ क्रिसॉल नहीं है, क्रिसॉल के पास 3 आइसोमर्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऑर्थो क्रिसॉल शो किया है। अभी आगे हम लोग और भी क्रिसॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको देख लेंगे। पहले देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि है C7H8O। तो यहाँ से देख लेते हैं C7 कैसे हो गया, तो 6 तो इस रिंग में था और एक यहाँ से आ गया CH3 वाला, तो ये हो गया C7। और उसके बाद H8 कैसे हुआ, तो यहाँ इसको और इसको, इस दोनों पोजीशन को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना। तो यहाँ पे बचे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और 1 और 3 यहाँ मिला के 4 4 8। तो ये टोटल हो गए 8 हाइड्रोजन, और लास्ट में बचा 1 ऑक्सीजन, जिसको हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। तो इस तरीके से C7H8O ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं इसका तीनों आइसोमर और उसके नाम। तो अगर सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम में अगर इसको देखा जाए कॉमन नेमिंग में, तो ये हो जाएगा O क्रिसॉल। O मतलब ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो O क्रिसॉल। ऐसे ही यहाँ पे साथ में स्ट्रक्चर भी देखते चलें तो हम लोग हाइड्रोक्सी को वो देंगे, प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह हो गया, तो इस वजह से ये फर्स्ट पोजीशन हुई, तो ये सेकंड आ गई, इसीलिए इसको बोला गया 2 मिथाइल फिनॉल और या फिर O क्रिसॉल। ऐसे यहाँ पे हमने यहाँ के बजाय इस पोजीशन पे लगा दिया, तो ये मेटा पोजीशन है, और ये इससे काउंट किया जाए तो ये थर्ड पोजीशन है। तो 3 मिथाइल फिनॉल, इसी को बोलते हैं M क्रिसॉल।
और चौथा मतलब तीसरा हमारा आइसोमर हो गया जहाँ पे चौथी पोजीशन पे हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल या फिर पैराक्रिसॉल या पीक्रिसॉल। तो ये हो गए इसके तीनों आइसोमर्स। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिसॉल। तो क्रिसॉल कैन बी सॉलिड और लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिसॉल हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होगा या फिर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। उसके बाद क्रिसॉल हैव ऑडियो लाइक फिनॉल, जैसा कि ये वैसे भी फिनॉल के स्ट्रक्चर से डिराइव्ड है, इसमें सिर्फ फिनॉल में और इसमें यही एक अंतर है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया है, तो इस वजह से इसकी जो ऑडियो मतलब कि स्मेल जो है वो फिनॉल जैसी है। इट एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म, जो कि हमने देख लिया है कि ओ क्रिसॉल, पी क्रिसॉल, एम क्रिसॉल, ये तीनों इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्रिसॉल के यूजेस। तो क्रिसॉल इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो क्योंकि ये फिनॉल से डिराइव्ड है तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ उसके यूजेस उसी टाइप के रहेंगे, तो इसी वजह से इसको भी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल। साइडल का मतलब होता है यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल, फंगिसाइडल में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जो किल करे। तो बैक्टीरिसाइडल का मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है और फंगिसाइडल का मतलब है ये फंजाई को भी किल करता है। एंड देन इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर वेरियस हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। तो कई सारे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हम क्रिसॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द प्रिकर्सर फॉर रेजिन, डाइज एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये प्रिकर्सर मतलब जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है, मतलब इसी से बनाया जाए जो मतलब किसी चीज़ को, तो ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है रेजिन को बनाने में, डाइज को बनाने में या एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने में। ये प्रिकर्सर के तरीके से यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर सम ड्रग्स लाइक प्रोपोफॉल, थाइमोल। तो कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनको बनाने के लिए एज अ प्रिकर्सर हम क्रिसॉल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा तो हमें पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब लेकिन तब तक हम लोग अपना टॉपिक तो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल क्या है? अब यहाँ पे हमने क्रिसॉल देखा तो वहाँ फिनॉल के ऊपर CH3 ग्रुप आके जुड़ गया था, बट रिसोर्सिनॉल में क्या होगा कि इसमें आके OH, दूसरा OH भी ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत लिख चुकी हूँ, यहाँ पे 2 होगा। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर होता है ये यही होगा, इसमें कोई आइसोमेरिक फॉर्म नहीं है। रिसोर्सिनॉल में क्या होता है कि एक OH लगा होता है, उसके बाद एक छोड़ देते हैं कार्बन को दूसरे कार्बन पे, मतलब अल्टरनेट कार्बन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे टोटल 2 OH ग्रुप होते हैं, अगर एक पहली पोजीशन पे है तो दूसरा तीसरी पोजीशन पे है। तो ये है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6O2। तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर दिया था गलत, बट जो कि मैंने अपनी गलती तुरंत ही सुधार ली है। तो ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ गया है। तो इस वजह से कार्बन तो 6 हैं, पर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन थे। ठीक, तो 4 यहाँ से हो गए और एक यहाँ से हो गए, तो 4 2 6 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 O हो गए। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6O2। अब हम लोग इसका IUPAC नेम अगर देखें तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये है इसका IUPAC नेम। अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इट इज़ रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, बट इट इज़ इनसॉल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड CS2। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसमें तो ये सॉल्यूबल है, बट ये जो क्लोरोफॉर्म हो गया, CS2 हो गया, इन सब में ये सॉल्यूबल नहीं है। तो इट बिकम्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू द लाइट और एयर। तो ये जो वाइट कलर का होता है, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में रख दें या फिर एयर के कांटेक्ट में अगर ये आ जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे हम पहचान भी सकते हैं
कि ये हमारा जो रिसोर्सिनॉल है भी या नहीं। तो यूजेस देख लेते हैं। तो पहला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये तो सेम ही है अब तक जितना हमने पढ़ा है, मतलब जितने कंपाउंड्स हम देख चुके हैं, तीनों कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी है कि जो है ये एंटीसेप्टिक की तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर डिसइंफेक्टेंट, मतलब दोनों के तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड 2% सोल्यूशन ऑफ दिस इज़ यूज्ड इन हे फीवर एंड whooping कफ। तो जो खांसी आती है और या फिर हे फीवर होता है, तो उसमें अगर हम लोग 2% सोल्यूशन दे दें रिसोर्सिनॉल का, तो वो इसको भी ट्रीट कर सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। कुछ स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे एक्जिमा हो गया, तो उस सब को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग रिसोर्सिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ डर्मेटाइटिस। तो कई लोगों को बाल में जो खुजली वगैरह होती है या डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सल्फा ड्रग्स। कुछ सल्फा ड्रग्स होती हैं जैसे कि सल्फोन डेरिवेटिव जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उन ड्रग्स का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है रिसोर्सिनॉल। तो जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसका तो हम लोग रिसोर्सिनॉल यूज़ करते हैं और वहाँ से बनता है सल्फा ड्रग्स। मतलब और कंपाउंड भी यूज़ किए जाते हैं, बट ये एक स्टार्टिंग मटेरियल या फिर कह सकते हैं कि प्रीकर्सर की तरीके से यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द ऑइंटमेंट फॉर एक्ने, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो कुछ और भी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, एक्जिमा हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग रिसोर्सिनॉल को यूज़ कर सकते हैं, ये उसका भी ट्रीटमेंट करता है। एंड आवर लास्ट कंपाउंड इज़ नैप्थॉल, दैट इज़ हियर वी कैन सी इट्स स्ट्रक्चर। ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म है। इसको जब हम इस पोजीशन पे अगर OH को लगाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 नैप्थॉल या फिर इसको अल्फा नैप्थॉल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है OH ग्रुप तो इसको हम लोग बोल देंगे 2 नैप्थॉल या फिर बीटा नैप्थॉल। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H8O। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसमें 6 कार्बन हो गए, 7, 8, 9, 10 कार्बन इस तरीके से हो गए, तो C10 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हैं और उसके बाद यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इन दोनों पोजीशन पे और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो 4 इधर थे, 5, 6, 7 और 1 8, तो इस वजह से H8 और एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया C10H8O या फिर C10H7OH, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। एंड इन नैप्थॉल OH दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच्ड टू एथिलीन रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नैप्थॉल होता है, ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग को आगे 3rd यूनिट में भी पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग नैप्थलीन रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम लोग अटैच कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं नैप्थॉल। तो वही यहाँ पे लाइन लिखी गई है। नैप्थॉल में क्या होता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है नैप्थलीन रिंग पे। एंड इट हैव 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स दैट इज़ 1 नैप्थॉल और 2 नैप्थॉल। इसको हम लोग अल्फ़ा नैप्थॉल और बीटा नैप्थॉल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैप्थॉल। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। नैप्थॉल इज़ अ वाइट टू येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मतलब क्या बता रहा है कि इसका जो कलर होगा वाइट टू येलो कलर का होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इट हैव फिनॉल लाइक ऑड्योर, इसकी स्मेल फिनॉल जैसी होगी। इट इज़ वॉलाटाइल इन नेचर। तो वॉलाटाइल का क्या मतलब होता है, जो भी कोई चीज़ ऐसी जिसको हम लोग अगर ओपन बॉटल या ओपन बॉक्स में किसी चीज़ में रख दें और वो इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाए तो उसको हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं, या हमारी लेमन लैंग्वेज में बोली जाए तो उड़ जाना। जैसे मतलब पेट्रोल को बोलते नहीं है कि उसको खाली बॉटल में मत रखो, उसमें कैप लगा दो नहीं तो ये उड़ जाएगा, तो वही चीज़ है वोलाटाइल, उसी नेचर को बोलते हैं वोलाटाइल। यूजेस ऑफ नैप्थॉल, तो 1 नैप्थॉल का यूजेस पहले देखेंगे, फिर 2 नैप्थॉल का यूजेस देखेंगे और लास्ट में कुछ कॉमन यूजेस भी देख लेंगे इसके। तो अब हम लोग देखेंगे 1 नैप्थॉल का यूजेस। तो इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ मॉलिस्ट रिएजेंट। तो ये मॉलिस्ट रिएजेंट क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है
उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो वो मिक्सचर होता है कुछ केमिकल्स का, जिसमें हम लोग नैप्थॉल 1 नैप्थॉल को भी यूज़ करते हैं। तो वही बताया गया है कि मॉलिस्ट रिएजेंट जो होता है उसमें हम लोग नैप्थॉल को यूज़ करते हैं। 1 नैप्थॉल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक कार्बानिल। कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि कार्बानिल है, उसका जो प्रिकर्सर होता है वो भी 1 नैप्थॉल होता है। अब 2 नैप्थॉल्स की बात कर लें तो 2 नैप्थॉल इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूम and it is also used in the synthesis of fungicide and antioxidant for the rubber। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 2 नैप्थॉल को हम लोग एंटीसेप्टिक की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग परफ्यूम में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ फंगीसाइड में, और इसको जो रबर होता है उसका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, उसकी सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, वो है कि नैप्थॉल्स आर यूज टू प्रिपेयर डाई एंड पेंट। तो नैप्थॉल का इस्तेमाल हम लोग कुछ डाइस को भी बनाने के लिए करते हैं और जो पेंट होता है उसको भी प्रिपेयर करने के लिए नैप्थॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज टैनिंग एजेंट इन लेदर इंडस्ट्री। तो जो हमारा लेदर होता है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है जो टैन कलर बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग जो है नैप्थॉल को यूज़ करते हैं उस टैनिंग एजेंट, जो वो स्पेसिफिक एक कलर होता है ना, ऑरेंज टाइप का टैन सा कलर होता है, तो वो कलर आता है नैप्थॉल की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, फिनॉल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा जो पॉइंट, एक बार फिर से ये लेक्चर रिपीट करके देख लेना आप लोग। और हाँ, अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा कूपन कोड है साक्षी मैम, आप लोग जल्दी से उमंग बैच में मेरा कूपन कोड अप्लाई करके उमंग बैच को खरीदिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा बैच, और वहाँ से आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं केमिस्ट्री की नोट्स एज वेल एज और भी सब्जेक्ट्स की नोट्स। सो तब तक के लिए ओके, बाय बाय।